दोस्तों, जो बदलाव आप दुनिया में देखना चाहते हैं, उसकी शुरुआत होती है आपसे। इसी थीम, इसी गोल के साथ हमने इस पॉडकास्ट चैनल की शुरुआत की, जिसका नाम है बदलाव आपसे। बदलाव आपसे के इस एपिसोड में आप मिलेंगे आज हमारे स्पेशल गेस्ट तरुण सर से, जो निश्चय फाउंडेशन के फाउंडर हैं। और निश्चय सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक प्रण है जो लिया गया है हमारे समाज में एक ऐसे मुद्दे पे बात करने के लिए जो शायद बहुत ही नेग्लेक्टेड मुद्दा है। वो मुद्दा है महिलाओं में माहवारी का, जिसको हम पीरियड्स के नाम से भी जानते हैं। शायद आपने बहुत ही कम सुना होगा कि कोई इसके बारे में बात करता है, विशेषकर कोई मेल पर्सन जो इसके बारे में बात करता है। पर आप आज ऐसे व्यक्तित्व से मिलेंगे जिन्होंने शहरों में नहीं, झारखंड के दूर दराज गांवों में जाकर इस टॉपिक पर बात करने की करेज दिखाई और समाज में एक बड़ा बदलाव लाया। आज के इस पॉडकास्ट में बात करते हैं तरुण कुमार सर से। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्ते, जोहार। मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ सर। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इस मुद्दे पे बात करने के लिए। ये मुद्दा काफी ज्वलंत मुद्दा है जिसके बारे में बात की जानी चाहिए। तो सर, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप जिस संस्था के लिए काम करते हैं, आपको उसके लिए काम करने की किक कहाँ से मिली? देखिए, जब हम लोग युवावस्था में होते हैं तो हमारे पास से बहुत सारे कहानियाँ, बहुत सारे अनुभव होकर के गुजरते हैं। हमें कुछ अच्छा लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ इंस्पायर करता है। तो हमारा तो गाँव का जो परिदृश्य था, वो उसे देख कर के मुझे समझ में आ गया कि हमारे जो कॉलेजेस में जो साथी थे, वो हिंदी क्यों नहीं समझ पाते थे। क्योंकि जो हमारे झारखंड के जो सुदूर इलाके में जो स्कूल्स हैं, ज़्यादातर स्कूल्स अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। प्राइमरी स्कूल्स में बच्चे अ, बच्चे ठीक पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। हर साल क्लास बदलता जाता है, लेकिन उनकी एजुकेशनल स्टेटस, उनकी समझ नहीं बेहतर होती है। और जब वही बच्चे मैट्रिक पास कर कर के 11th में पहुँचेंगे, ग्रेजुएशन में पहुँचेंगे, तो उनकी समझ कम रहेगी ही रहेगी। तो फिर मुझे उस समय लगा कि अगर हमें झारखंड, जो हमारा जन्मस्थली है, अगर उसको हम लोगों को आगे ले जाना है, तो इन बच्चों के एजुकेशन पे काम करना होगा। तो बस हमने फिर 2008-9 के करीब से हमने बच्चों के एजुकेशन पे काम करने का लिए वॉलंटियर काम करना शुरू किया है। सबसे पहले हमने बच्चों को स्कूल लाना, स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाना, गाँव में कुछ सेंटर्स खोलना, उन सब चीज़ों वॉलंटियर वर्क हम लोग काफ़ी कुछ-कुछ ऑर्गनाइज़ेशंस के साथ मिल कर के हम लोग करने लगे। बेसिकली एजुकेशन पे काम करते हाँ, हैं। एजुकेशन पर काम करना ओके। शुरू किया। आप एक कदम चलेंगे, अगले मोड़ पर क्या है तब पता चलेगा। Yes. तो कुछ दिनों बाद पता चला कि अ, लड़कों लड़कों का एजुकेशन तो ठीक है, लड़कियों का एजुकेशन भी ज़रूरी है, क्योंकि लड़कियाँ नहीं आती थी ज़्यादा, या किन्हीं कई सारे सामाजिक कारण थे। फिर हमें पता चला कि समाज लड़कों को अलग नज़रिए से देखता है, लड़कियों को अलग नज़रिए से देखता है। और हम बात करते हैं बराबरी की। तो बराबरी की बात नहीं, बराबरी होनी चाहिए, लेकिन हमारा समाज केवल कहता है, वैसे तौर तरीके नहीं बनाता है जहाँ पे लड़के लड़कियाँ बराबर हो सके। तो फिर लगा कि ठीक है, इस पर भी हम लोग काम करते हैं। तो फिर हमें समझ में आया कि कहीं न कहीं लड़कियों की सुरक्षा, बढ़ती उम्र की लड़कियों की सुरक्षा का मुद्दा है। अ, तो इसीलिए कम उम्र में उनकी शादी करा दी जाती है। जब उन बच्चियों को पता भी नहीं होता कि शादी जैसे रिश्ते की गंभीरता क्या है ना? जब हम लोग गाँव में 10 महिलाओं से मिलते थे, 10 की 10 महिलाओं की शादी कम उम्र में हुई थी। और जब उनके बच्चे हुए, तो उनकी भी शादी अगर 12, 13, 14 साल में हो जाए, तो हमारा समाज फिर और 20 साल पीछे चला जाएगा। बिल्कुल। जब बच्चियाँ और बड़ी होकर के फिर निर्णय लेंगी, आज काम करना है। तो उसी लेकर के हम लोग फिर बाल विवाह रोकने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किए। पढ़ाई तो चल ही रहा था। फिर यही चलता था, काफ़ी सारे मुद्दों पर हम लोगों ने बात किया। महिला के मुद्दों पर भी बात किया, जो कानून थे महिलाओं से जुड़े हुए, बच्चों से जुड़े हुए, सभी चीज़ों पर हम लोग बात करने लगे।
पोषण पर बात करते थे। मतलब गाँव में जो भी मुद्दा हमें नज़र आता था, हम लोग उन चीज़ों पर बात करते थे। फिर एक समय आया जब लड़कियों को एक स्कूल में हम लोग जब बात कर रहे थे बच्ची से, तो बच्ची क्लास से बाहर चली गई। तो काफ़ी देर तक नहीं आई, लगभग घंटे भर बाद नहीं आई। तो उसकी सहेलियों को जब हमने भेजा तो वो पता चला कि वो शौचालय के पास बैठ कर के रो रही है। तो जब हमें पता चला तो लड़की जो लड़कियाँ गई थी उसे बुलाने के लिए वो आ गई, लेकिन वो बच्ची नहीं आई। उन्होंने आके हमें कान में बोला कि भैया उसका खून निकल रहा है। तो जैसे ही खून की बात होती तो हम सोचे कहीं गिर गया, चोट लग गया। तो हम लोग जल्दी-जल्दी बाहर गए तो देखें कि वो लड़की पूरा आँसू से भरी हुई है और शौचालय की सीढ़ी पे बैठ कर के रो रही है। तो हमने उससे पूछा तो बोला भैया अब तो हम नहीं बचेंगे, कुछ हमें हो गया। नहीं कैसे क्या हो गया बताओ? तो फिर हमें पता चला कि उसके पीरियड शुरू हो गए हैं। उसके पहले उसे कोई भी जानकारी नहीं थी उसे इसके बारे में? उसे इसके बारे में जानकारी नहीं थी। वो 8वीं क्लास में पढ़ रही थी बच्ची। 8th क्लास में सर, मतलब हाँ। जनरली बच्चों को बायोलॉजी वगैरह पढ़ाते हैं तो उसको इस बारे में ज़रा भी कोई किसी ने बताया हाँ, नहीं? उसे नहीं पता था तभी तो ऐसा बोल रही थी। तो फिर हम लोग बाज़ार गए, बाज़ार से नैपकिन लेकर के आए। अब हम लोग उसे कैसे बताएँ? तो गाँव से एक दीदी को लेके आए, उन्होंने बताया। अरे खुश होने की बात है। जाओ जाओ घर में बताओ, अपने माँ को बताओ। बच्ची घर चली गई। फिर जब हम लोग को कोई चीज़ पता चलती है तो हम लोग को फिर वो चीज़ें और ज़्यादा वो जानकारी हमारे पास आने लगती है। तो फिर हमें पता चलने लगा कि स्कूलों में नैपकिन्स नहीं रहते हैं। वो हमें उस दिन पहला बार पता चला था। लड़कियों को पीरियड्स के बारे में नहीं पता है, तो लड़कियाँ सोचती हैं कि वो मर जाएगी या कुछ हो जाएगी। कितनी भयावह बात है ना? समाज लड़कियों को स्कूल नहीं भेजता था, अब लड़कियाँ स्कूल जा रही हैं। लड़कियाँ स्कूल जा रही हैं तो पीरियड्स जिन दिनों में होगा, उन दिनों लड़कियाँ स्कूल नहीं जाएगी। तो फिर तो ऐसे लड़कियाँ पीछे ही रह जाएगी। तो इन सब चीज़ों को हमें बदलना था। तो फिर हम लोग ने सोचा कि जब चाइल्ड मैरिज जैसे संवेदनशील इश्यूज है जिस पर समाज बात मानने को तैयार ही नहीं है। मेरी बेटी है, हम निर्णय लेंगे। यस। कानून क्या कहता है, हमें नहीं पता। हाँ? तो फिर भी हम लोग बच्चों को मोटिवेट कर करके कम्युनिटी को मोटिवेट करके कोशिश करते थे कि बच्चों को एक लीगल एज में जाने के बाद ही उन्हें निर्णय लेने दें। लेकिन ये ज़्यादातर लोग मानते नहीं हैं हमारे। तो हमने सोचा कि पीरियड्स पर भी हमें बात करनी चाहिए। जि वो प्रक्रिया जिससे पूरी मानव जाति संबंधित है। अगर पीरियड्स ना हो तो कोई दुनिया ही ना चले इंसानों की। तो फिर हमें लगा कि इस पर बात करना चाहिए। फिर हम लोगों ने सोचा, एक सोच लेना और कर लेना दोनों अलग-अलग बातें होती हैं। तो फिर अभियान को शुरू करने में औपचारिक रूप से शुरू करने में हमें 2-3 साल लगे, लेकिन धीरे-धीरे हमारा अभियान यहाँ तक पहुँचा है। बहुत अच्छा। जी। सर लेकिन ये एक, जैसे आपने बाल विवाह की बात की, आपने ये भी बोला कि उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आते थे क्योंकि पेरेंट्स बोलते थे कि बच्चा मेरा है तो डिसीजन मेरा रहेगा। ये भी एक बहुत स्टिग्मा वाला टॉपिक है जिसको लोग, मतलब इनफैक्ट मैंने देखा है या सब सब ये नोटिस करते होंगे कि हम लोग जब पीरियड्स होता है पैकेट खरीदने जाते हैं तो उसको ब्लैक पॉलीथीन में रैप करके दिया जाता है। दैट मीन्स मतलब और बहुत सारा मिथ्स भी जुड़ा हुआ है इससे कि अचार नहीं छूना है, पेड़ नहीं लगाना है, पौधों में पानी नहीं डालना है। बहुत तरह का हाँ। इससे मिथ जुड़ा हुआ है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत सारे मिथ्स हैं। जैसे सैनिटरी पैड एक नॉर्मल सा चीज़ है, जो हर मेडिकल शॉप पे, हर दुकान पे जहाँ चावल-दाल मिलता है, बिस्किट्स मिलता है, वहाँ मिलता है नैपकिन। लेकिन इतनी स्टिग्मा है इसको लेकर के कि कोई लड़की अगर जा रही है लेने के लिए तो उसे दुकानदार उसको अखबार में पैक करके देगा। उसे उसे काले पन्नी में पैक करके देगा। तो लड़की हमें तो लगता है कि ये जो समाज की आदतें हैं, इसे लड़कियां ही बदल सकती हैं। अगर लड़कियां कहे नहीं भैया हमें आकर इसे छुपाने की क्या जरूरत है, मेरी जरूरत का सामान है। अ, तो अगर लड़कियां इस तरीके से डायलॉग्स करेंगी तो समाज बदलेगा, अगर नहीं करेंगी तो नहीं बदलेगा। क्योंकि हम लोग 2026 में भले रह रहे हैं, लेकिन हमारी सोच तो अभी शायद आदि मानव के ज़माने की भी है कई सारा। पीरियड्स को लेके के जो स्टिग्मा है, उसी ज़माने की है। तो पढ़ते-लिखते, आगे बढ़ते हम लोगों को सोच भी बदलनी होगी, तब जा कर के समाज में बराबरी आ पाएगी। बिल्कुल, बात तो बिल्कुल सही है कि कोई भी चीज़ अगर आपको उसके बारे में जानकारी है, सही जानकारी है, तो ही आप उसमें बदलाव ला सकते हैं।
तो इसमें आपको क्या-क्या हार्डल्स फेस करना पड़ता है? ज़रूर से आप कैसे इंटरैक्ट करते हैं जब गाँव में जाते हैं? तो वहाँ कुछ तो प्रॉब्लम्स आता होगा, जाके तुरंत से इंटरैक्शन पॉसिबल नहीं होता होगा क्योंकि ये एक जैसा आपने बोला स्टिग्मा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो कैसे आप उसको हैंडल करते हैं? जब जब लोग हमसे पूछते हैं कि पीरियड्स पे अपने काम कैसे शुरू करना किया, तो हमने पीरियड्स पर हमने किसी चीज़ से इंस्पायर होकर के नहीं किया। जो प्रॉब्लम्स हमने बच्चों को फेस करते हुए देखा, उसके कारण हम इंस्पायर हुए कि इस पर हमें काम करना चाहिए। और चूँकि हम समुदाय के साथ अलग-अलग गाँवों में, ढेर सारे गाँवों में हमने विज़िट किया था, वहाँ की चीज़ों को हमने समझा था। लोगों से कैसे बात करनी है, एक एज़ अ प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स आपको बहुत आइडिया होता है चीज़ों को लेकर यस। के। तभी हमने स्ट्रॉन्ग तरीके से कैंपेन्स को डिज़ाइन किया। कहाँ-कहाँ पे दिक्कतें आई होंगी हमने पहले ही प्रिज़्यूम किया था। तो सबसे पहले हम हमारी जो महिला साथी लोग थीं, उन लोगों को हमने कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए हमने उनसे सहयोग माँगा। सभी लोगों ने आगे बढ़कर सहयोग किया क्योंकि महिलाएँ जानती हैं कि वो कितनी तकलीफ़ झेलती हैं। लेकिन हमारे कैंपेन्स का एक दिक्कत ये रहा कि हम लोग को चूँकि दूर-दराज के गाँवों में काम करना था, वहाँ के बच्चों को मोटिवेट करना था। शहरों में मीनवाइल्स किसी न किसी तरीके से बच्चों को जानकारियाँ मिल जाता है। शहरों में भी उतनी बेहतर स्थिति नहीं है जैसा हम लोग एज़्यूम करते हैं। लेकिन गाँव में तो और बुरे हालात हैं, है ना? जो जो बच्ची को 12-13 साल की है उसे नहीं पत कहीं से नहीं पता चला कि पीरियड्स उसके जीवन का एक हिस्सा है। तो हमें उस पर काम करना था। तो चूँकि हमें हमें हम लोग 1 गाँव, 2 गाँव, 10 बच्चे प 100 बच्चों के साथ काम करके हमें खुश नहीं होते। हमें हर उस आखिरी गाँव तक पहुँचना है जहाँ पे बच्चे रहते मास हैं लेवल पे जिन्हें कन्वर्शन चाहिए। हाँ, तो हम झारखंड के 700-800 गाँवों में हमारी अच्छी जान-पहचान है। अब उन गाँवों में हमें जा कर के पीरियड्स पर बात करने में कोई हम चौक-चौराहे पर बैठ कर के हम वर्कशॉप्स कराते हैं। महिलाएँ बैठी होती हैं पीछे-पीछे से पुरुष भी आगे के सुनते हैं क्या बातें हो रही हैं। एक बड़ा रोचक अचीवमेंट फील होता हाँ, होगा। हाँ। ग इसको किसी-किसी घर जाते हैं तो पिताजी बोलते हैं बच्चियों को, "जाओ-जाओ तुम्हारा भैया आ गया।" है ना? तो हमने इस तरीके से इस मुद्दे को हमने हैंडल किया, उस तरीके से प्रचार-प्रसार किया, लोगों से खुली बातचीत कर के, शर्माने वाली विषय हम बना के रखेंगे तो लोग शर्माएँगे, अगर हम खुली बातचीत करेंगे, शर्म ही है, टूट जाएगा। तो हमने शर्म को तोड़ा और अब स्थिति ये है कि अब हमारे सैकड़ों बच्चे हमारे कैंपेन्स की सब बातें जान करके वो अपने-अपने गाँवों में इस कैंपेन को आगे लेकर के जा रहे हैं। तो पिछले 10-12 सालों में हमने इतना सा सफर तय किया है। बहुत ही रिमार्केबल सफ़र रहा ये सर, जी। मुझे ऐसा लगता है। सर, अगर कोई बच्ची जो कि जिसको जैसा आपने बोला उस बच्ची को कुछ भी आइडिया नहीं था, अगर आपके पास वो सैय्या दीदी या जिसने भी आके उसको जानकारी दी, अगर वो नहीं है, तो आप एक जो बच्ची प्री मेंस्ट्रुअल एज में है, जिसको अभी पीरियड्स होने वाले हैं, उसको कैसे आप अप्रोच करेंगे? उसको कैसे जानकारी देंगे? अ अ, देखिए हमने एक अपने काम का पैटर्न बनाया है। हम सैकड़ों स्कूलों में जाते हैं और बहुत सारे स्कूल्स भी हैं जो हमें अप्रोच करते हैं, हमें बुलाते हैं कार्यक्रम करने के लिए। बहुत सारे गाँव के लोग हमें बुलाते हैं कि आप हमारे यहाँ कार्यक्रम कीजिए। हम जिन गाँवों में जाते हैं, चूँकि हर गाँव में अलग-अलग उम्र के बच्चे रहते हैं। जब आप गाँव में आप हमारे साथ कभी कभी चलिएगा, तो देखिएगा कि हम लोग के जो क्लासेज होते हैं, उसमें 40 साल की भी महिला होती है, 35 साल की भी महिला होती है, 25 साल की भी लड़की होती है। न गाँव में नई शादी करके जो बहू आती है, वो भी बैठती है। स्कूल जाने वाले बच्चे भी बैठते हैं, नन्हे-नन्हे बच्चे जो जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, वो भी बैठते हैं। तो एक मल्टी एज ग्रुप के साथ हम लोग काम करते हैं। तो चीज़ें चीज़ें कम्युनिकेट होती है। अब मान लीजिए कि एक घर में 4 बहनें हैं। मैंने सबसे बड़ी बहन जब वो छोटी 8th क्लास में पढ़ती थी, तो हमने जब उसके साथ बात की, तो उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी उसको तो बात कम्युनिकेट हो जाएगा। तो अब गाँव में ये परंपराएँ हमारे काम से डेवलप हुई है कि जो लड़की हमारे कैंपेन्स में जुड़ी, अब वो उसके माध्यम से उसके घर के बच्चियों को उनके घर के भाभी, माँ, सबको इसके बारे में जानकारी मिली और ये हौसला आया कि बातचीत करना चाहिए, शर्माना नहीं है। तो लड़कियाँ शर्माना छोड़ देंगी,
तो फिर समाज कैसे नहीं बदलेगा? लड़कियों को जो चाहिए वो मिलेगा, देना पड़ेगा समाज को। ओपन होना पड़ेगा, जी, ओपनली बिल्कुल। इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है ये। जी। कभी कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ जहाँ पे आपको सामने से ऑब्जेक्शन फेस करना पड़ा और उसके कारण आप जो जितना इम्पैक्ट डाल सकते थे उतना इम्पैक्ट आप नहीं डाल पाए उस सोसाइटी में? सबसे अजीब बात है, हमें गाँव में उतना रेजिस्टेंस नहीं झेलना पड़ा। रियली? हाँ, हमें हमें रेजिस्टेंस झेलना पड़ा है, शहरों में झेलना पड़ा है, और हमें जो हमारे जो अच्छे परिचित लोग हैं उनसे रेजिस्टेंस झेलना पड़ा है। घर के लोग क्या घर के लोग भी शुरुआत में कहते थे बोलते थे? क्या काम कर रहे हो, अच्छा खासा नौकरी छोड़ करके सब में किधर 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 आ गए। घर के लोग भी काफी सालों तक कुछ बात नहीं किए। लेकिन अब सबको लगा कि इतना नाम हो गया इतनी सारी चीजें, तो अब काफी लोग हमारे बारे में चर्चा भी करते हैं, बताते हैं, वो भाई है, जानते हैं, हम उसको जानते हैं, मेरा भाई है। तो हाँ, अब बहुत प्राउडली कहते हैं इस बात को। हाँ, बहुत प्राउडली कहते हैं कि हाँ। तो अब इस स्तर पर काम आ गया है, मतलब घरेलू स्तर पर स्टिग्मा टूटी है, आस पड़ोस की भी स्टिग्मा टूटी है, जो जानने वाले लोग थे, जो शुरुआत में जिन्होंने हमारी मदद नहीं की थी, हमारा हौसला बढ़ाता है, कोई सब छोड़ के गए लेकिन वापस लौट आए सब। बहुत अच्छी बात है सर कि ऐसे ही छोटे छोटे चेंजेस जो होते हैं समाज में बड़ा बदलाव लाते हैं। जी। सर, जो सर्वाइकल कैंसर है बहुत लीडिंग हेल्थ कॉज है फीमेल में। उसको आप ये जो आप अवेयरनेस कैंपेन करते हैं या पीरियड्स के बारे में जो जानकारी फैलाते हैं वो उसमें किस तरीके से रिडक्शन लाता है या किस तरीके से जानकारी कहाँ काम आती है उसके बारे में कुछ बताइए। हम लोग अभी जाकर के गाँव में अगर बात करेंगे तो जो बच्चियां स्कूल कॉलेज जा रही हैं उन लोगों ने अवेयरनेस प्राप्त कर करके वो सैनिटरी पैड का यूज करना शुरू की, पीरियड्स में हाइजीन बरतना शुरू की। लेकिन जो महिलाएं 30, 35, 40 साल की उम्र की हैं और गांव में सब महिलाएं पॉवर्टी लाइन के, गरीबी रेखा के आसपास की रहती हैं, तो उनके अंदर वो हौसला नहीं आया है कि वो अपने लिए महीने में 30-35 रुपए खर्च करें। वो नहीं एक्सेप्ट कर पाती, उन्हें कर सकती हैं लेकिन वो नहीं करती अपने ऊपर नहीं करना करती चाहती हैं। और वो फिर वो गंदे कपड़े का इस्तेमाल करती हैं, और गंदा कपड़ा मतलब महिलाओं का जो प्रजनन अंग है उनकी भी उन्हें बायोलॉजी पता नहीं होती, उसका भी विज्ञान नहीं पता होता, और जो गंदे कपड़े जो इस्तेमाल होते हैं और शर्म के कारण उसे धूप में भी नहीं सुखाते हैं लोग, तो वो देखिए क्या है कि जब छोटे उम्र की जब लड़कियां रहती है तो उनके अंदर इम्यूनिटी अच्छी रहती है, वो उनके आरबीसी जो हैं वो लड़ पाते हैं कीटाणुओं से, इन्फेक्शन से। लेकिन जैसे ही महिला की उम्र बढ़ती जाती है तो यूरिन से रिलेटेड इन्फेक्शन होते ही होते हैं, और जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर काफी आम हो गया है। और तो कहा जाता है कि कोई भी बीमारी है तो उसमें आपको जागरूकता ही बचाव है। यस, क्योंकि तो अनहाइजीनिक हाँ, प्रोसेस के कारण हाँ, ये बहुत ज्यादा तो एग्रीवेट हाँ, होता है। तो अगर गंदे कपड़ों का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपके जो प्रजनन अंग है और वहां भी इन्फेक्शन होगा, और चूंकि महिलाओं का जो प्रजनन अंग है उसकी बनावट ऐसी है कि शरीर के अंदर की तरफ है, और जो इन्फेक्शन जब होगा तो पता नहीं चलेगा, रैसेस वगैरह होंगे तो वो उतना केयर नहीं करते हैं। लेकिन जब इन्फेक्शन बढ़ते 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 गर्भाशय के मुंह की तरफ बढ़ जाएगा, वहां पर जब इन्फेक्शन काफी बढ़ जाएगा तो वही आगे चल करके जब आप इन्फेक्शंस को इग्नोर करते हैं, उसका इलाज नहीं कराते, गांव की महिलाएं कैसे इलाज कराएं, डॉक्टर मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, यात्रा कर करके हॉस्पिटल जिला अस्पताल आना पड़ेगा, ब्लॉक के अस्पताल आने पड़ेंगे, वहां भी वो सुविधाएं नहीं है। तो महिलाएं फिर गाँव में जो प्रचलित प्रचलित जो झोला छाप वाली जो विधियां हैं, अगर उन सब चीजों को अपनाएंगे तो सही इलाज हो पाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो वो महिला कभी ना कभी जाकर के वो बीमार पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इसीलिए छोटी बच्चियों को के साथ माहवारी की और उससे जुड़े हुए जो भी चीजें हैं उस पर खुल करके बातचीत करनी चाहिए। अगर हम बातचीत करते हैं तो लड़की स्वस्थ रहती है, अगर बातचीत नहीं करती है तो लड़की बीमार हो जाती है, और बीमार क्या जान भी जा सकती है उसकी। तो अगर शर्म करने से आपकी जान चली जाए तो फिर ऐसे शर्म को तोड़ देना चाहिए ना। तो
ये काम लड़कियों को ही करना है। अगर लड़कियां नहीं करेंगी तो ये समाज हमारा आगे नहीं बढ़ पाएगा। पुरुषों को इससे कोई लेना देना नहीं। फिर भी आप मेल पर्सन होके, पुरुष होके इसमें इतना आगे आके काम कर रहे हैं, तो होपफुली ये मैसेज बाकी लोगों में भी जाना चाहिए कि ये समाज मेल एंड फीमेल से बना हुआ है। तो अगर एक जन फैमिली का जो मेन मेंबर होते हैं वो फीमेल मेंबर, जनरली ऐसा माना जाता है कि महिला शिक्षित है, महिला स्वस्थ है तो परिवार स्वस्थ रहेगा, क्योंकि वो केयर टेकर का रोल प्ले करती है घर पे। तो अगर वो उनका हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होगा तो पूरी फैमिली को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। होपफुली ये मैसेज जाए सोसाइटी आपने कभी ट्रेन से यात्रा की है? बहुत बार। बहुत बार ना। महिलाएं जो होती है वो ट्रेन का इंजन होती हैं। इंजन को हमेशा बिजली, डीजल या फ्यूल मिलते रहना चाहिए। अगर अगर महिला, घर की महिला है, वो अच्छे तरीके से उसका न्यूट्रिशन नहीं होगा, अच्छी तरह समय पे खाना नहीं खाएंगी, माहवारी में साफ स्वच्छता नहीं करेंगी, बीमार हो जाएंगी। बीमार हो जाएगी तो पूरा घर हैम्पर होगा। लेकिन आप कई महिलाओं को देखेंगे, अपनी माँ को ही देखेंगे या जान पहचान के महिलाओं को देखेंगे, तो वो बीमार होते हुए भी दिन भर काम करती है। हाँ। आराम नहीं करती। बिल्कुल सही बात। तो फिर आप उस तरीके से अगर अपने को, तो आप जल्दी और एक्सट्रीम रिजल्ट्स हो सकता है। तो महिलाओं को ध्यान देना चाहिए कि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप घर को, और देखिए हमारे समाज का ऐसा मतलब ढांचा है कि लोगों ने यहाँ पे लड़कों के काम लड़कियों के काम बना करके रखे हैं। तो हम लोग जब स्कूल्स में सब सेशंस लेते हैं तो लड़के लड़कियों दोनों को बैठाते हैं। ऐसा नहीं कि लड़के पीरियड्स पे बात कर रहे हैं तो लड़कियों को बैठे, क्योंकि लड़कियां इसलिए शर्माती है क्योंकि लड़कों को नहीं पता है। जब लड़कों को पता होगा तो लड़के क्यों शर्माएंगे। भाई को पता होगा सैनिटरी पैड सामान्य चीज होगा, जैसे बाजार से सब्जी लेकर के आते हैं, दाल लेकर के आते हैं, तो सैनिटरी पैड भी आ जाएगा। तो और एक समय जा करके लड़कों को भी अपने महिला मित्रों का, वाइफ का केयर करना ही है। तो ये सब चीजें तो युवावस्था से ही पता चल, किशोरावस्था में अनेक सवाल होते हैं बच्चों का, और जब हम लोग उनसे बात नहीं करेंगे इन सब चीजों पर तो फिर वो गलत माध्यमों से, इंटरनेट से जानकारी प्राप्त करेंगे, और ये हम उम्रों से पता करेंगे तो हम उम्रों को सही बात है नहीं। और इंटरनेट पर क्या जानकारियां सही है क्या गलत है, उनकी समझ भी उनके अंदर नहीं है। इसीलिए बच्चों के साथ पीरियड, सेक्सुअलिटी, महिलाओं के साथ कैसे हमें रहना है, कैसे बात करना है, कैसे सम्मान करना है, क्या काम, लड़के का काम लड़कियों का काम कुछ नहीं होता। लड़कियों का जो काम होता है वो लड़कों को भी करना चाहिए, और लड़कों का जो काम है वो लड़कियों को भी करना चाहिए। और हम ऐसा बोल रहे हैं, समाज के नजरिए से बोल रहे हैं, लेकिन हमारा मानना है कि लड़के लड़कियों का कोई काम नहीं होता, सभी काम करने चाहिए। तो ये सब चीज जब तक हम लोग खुली चर्चा नहीं करेंगे, केवल पीरियड्स पर बात करने से नहीं चलेगा। तो समाज में जो जेंडर नॉर्म्स है जिससे महिलाएं पीड़ित है सैकड़ों सालों से, उस पर भी बात करना चाहिए होगा। लेकिन एक ही बात है, महिलाओं को, पुरुषों को भी महिलाओं को स्पेस देना होगा, और महिलाओं को भी पुरुषों को स्पेस देना होगा, ताकि संतुलित तरीके से, जहां भी असंतुलन पैदा होगा, दिक्कतें आएंगी। अगर हम लड़के अगर महिलाओं के बारे में नहीं समझेंगे, असंवेदनशील रहेंगे, तो महिलाओं को दिक्कत आएगी। अगर महिलाएं भी अगर पुरुषों के प्रति असंवेदनशील रहेगी, महिलाओं को काफी सारे कानून हैं जो उनकी सुरक्षा करते हैं, लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि महिलाएं भी काफी असंवेदनशील होती है, उससे पुरुषों को भी काफी दिक्कत होने लगता है। तो ये कोई एक तरफा बातचीत नहीं है, मतलब कि दोनों ही जेंडर्स, सभी जेंडर्स को एक दूसरे के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। फिर पीरियड क्या, हमारा समाज ही सुनहरा गुलदस्ता बन जाएगा। बहुत सही बात कही आपने। अवेयरनेस और सैनिटरी नैपकिन का जो रेट, दोनों में से ज्यादा बड़ा मुद्दा क्या है? अवेयरनेस सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन सैनिटरी पैड को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। तो ये बिल्कुल उल्टी बात है। हमें अवेयरनेस पर ज्यादा काम करना चाहिए, और सैनिटरी पैड चूंकि बाजार का प्रोडक्ट है तो बाजार तो चीजों को उपलब्ध करा ही देगा, लेकिन अगर हम लोग अवेयरनेस पे काम नहीं करेंगे, इससे जुड़ी हुई शर्म चुप्पी को अगर हम लोग नहीं खत्म करेंगे, महिलाएं बोल पाए कि हमारी जरूरत की चीज है, इस पर शर्म कैसा, तो फिर क्या ही बात है। अगर ज्यादातर दुकानों पे ऑनर्स लड़के होते हैं, बहुत सारी लड़कियां होती हैं, वहां पे जाकर के नैपकिन्स नहीं खरीद पाती हैं।
केवल केवल सैनिटरी पैड का मुद्दा नहीं, अंडर गारमेंट्स का भी मुद्दा है। अ, हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी है कि अगर मेल ऑनर्स होते हैं दुकानों पे तो महिलाएं नहीं जा पाती, लेकिन जरूरत का सामान है। अगर आप साफ अंडर गारमेंट्स नहीं यूज कीजिएगा, सैनिटरी पैड नहीं यूज कीजिएगा, तो चूंकि महिलाएं से जुड़ी हुई प्रोडक्ट है, वो आप लड़का है लड़की है, आपकी जरूरतें अलग अलग है, और जो आपकी जो जरूरत है उस पर शर्माना कैसा। तो अवेयरनेस सबसे जरूरी है, और लड़कियों महिलाओं को एक कॉन्फिडेंस आना भी जरूरी है कि बातचीत किया जाए उनके जरूरत के मुद्दों पर। ये सबसे जरूरी है, और बाजार तो चीजें उपलब्ध करवा ही देगा। सारे रेट्स में ही अवेलेबल होंगे सैनिटरी पैड्स? क्योंकि मैंने देखा है जनौषधि जैसे संस्था है, वो लोग शायद 10 रुपीज में 10 पीसेस अवेलेबल कराते हैं। लेकिन जैसे आपने जनौषधि की बात की, तो मुझे बोलने में बिल्कुल गुरेज नहीं है कि वो नैपकिन की गुणवत्ता ठीक नहीं है। लड़कियों को बहुत कम समय में उसे चेंज करना पड़ता है, और हर उम्र की लड़कियां वो यूज नहीं कर सकती। अब गवर्नमेंट अगर महिलाओं को अगर सचमुच में उनके लिए बेहतरी चाहती है, तो अच्छी गुणवत्ता के प्रोडक्ट्स जनौषधि केंद्र के माध्यम से भिजवाए। तो जनौषधि केंद्र भी हर व्यक्ति के पहुंच में नहीं है। तो जैसे अभी हम लोग का देश 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा है, हा? तो अगर महिलाओं को हम लोग बेहतरी चाहते हैं तो सरकार को सैनिटरी पैड हर राशन दुकान के माध्यम से महिलाओं तक पहुंचाना चाहिए। ज्यादा खर्च नहीं आएगा सरकार को, लेकिन बशर्ते यही बात होना चाहिए, नैपकिन अच्छी गुणवत्ता के होने क्वालिटी चाहिए, अच्छा हो और उसका हाँ, रेट अफोर्डेबल हो। हाँ, अगर गुणवत्ता अगर अच्छी नहीं है तो आप वो बाजार में न लाएं। ये इसी से महिलाओं का कल्याण होगा। बिल्कुल 100%। सर जैसे कि आपने बोला अवेयरनेस, तो मैं ऐसा पूछना चाहती हूँ आपसे कि अवेयरनेस ये भी तो किया जा सकता है ना कि स्कूल के करिकुलम में ऐड कर दिया जाए कुछ ऐसा कि बेसिकली इसी टॉपिक पे बात करें। बात तो करते हैं लेकिन ऊपर ऊपर से, जो जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कितना लेंथ होता है, लोगों के अलग अलग बॉडी चेंजेस क्यों होते हैं, मूड स्विंग क्यों होता है, इवन मेनोपॉज के बारे में। मैं बच्चियों को तो छोड़ दीजिए, जो महिलाएं मेनोपॉज के एज में हैं, जिनका पीरियड्स खत्म होने वाला है, उनको भी मेनोपॉज का आइडिया नहीं है। वो उसको दूसरी बीमारियों से जोड़ लेती है, दूसरी भ्रांतियों से जोड़ लेती है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि एजुकेशनल करिकुलम में वो चीज ऐड हो, इसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए, या आपकी संस्था इस बारे में कुछ सोच रही है? ये मुद्दे एजुकेशनल करिकुलम में कब नहीं शामिल थे? बिल्कुल शामिल थे, लेकिन लोग अगर इसे कॉन्फिडेंस के साथ मेंटर्स ना पढ़ाएं, टीचर्स ना पढ़ाएं। अब जैसे हम लोग अपने उम्र बैक टू स्कूल पहुंचते हैं, तो जैसे ही रिप्रोडक्शन चैप्टर आया, टीचर ने बोला ऊपर इसमें से ज्यादा सवाल नहीं आते हैं, खुद पढ़ लेना। तो शायद हम लोग तो अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, हमारे स्कूल्स में अगर ऐसा हुआ तो जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स है वहां के कहने ही क्या। वहां पर तो टीचर्स बोलते हैं कि अगर सिलेबस पूरा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नौकरी मिल जाएगी। मिड डे मील में अगर कोई दिक्कत हो गया तो नौकरी तुरंत जानी है। तो मतलब एक मैंने हंसते हंसते बहुत गंभीर बात बोल दिया है। मतलब अगर जहाँ पे स्कूल्स के सिलेबस कंप्लीट करना प्राथमिकता ना हो, वहां पर मेंस्ट्रुअल हाइजीन और जेंडर से रिलेटेड और शरीर से जुड़े हुए विज्ञान है, हार्मोनल चेंज है, इतनी क्रिटिकल चीजें जिस पर बात करना आसान नहीं है, वो चैप्टर तो स्किप ही हो जाएंगे ना। द मिसिंग चैप्टर इसे बोला गया है। हाँ, तो इन सब चीजों पर बातचीत करना बहुत जरूरी है, और हम आप जैसे लोगों का महत्व इसीलिए और बढ़ जाता है क्योंकि हम लोग हर स्थिति में हर बड़ा जगह, छोटा जगह, गांव देहात, जहाँ पढ़ाई लिखाई है, जहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं है, वहाँ हर जगह के जरूरत के अनुसार हम लोग बातचीत कर लेते हैं। वहाँ के सामाजिक चीजों के ज्यादा जटिल चीजों में हम लोग नहीं उलझते हैं, जो भी सिंप्लिसिटी के साथ काम होता है। जैसे आप मेनोपॉज के बारे में बात किया, तो हम लोग किशोरियों के साथ तो बहुत काम होने लगा है पिछले कुछ सालों से। सैनिटरी पैड ही मिलने लगे हैं। अब 6 से 12 साल के 6 क्लास से 12 क्लास तक की जो लड़कियां हैं, उसे सुप्रीम कोर्ट ने भी इस साल आदेश दिया है गवर्नमेंट को कि उन्हें नैपकिन देना ही देना है।
शायद बच्चियों की स्कूलों में जो सैनिटरी पैड नहीं है वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अच्छी गुणवत्ता होनी चाहिए उनकी। लेकिन 12 क्लास के बाद जो लड़कियां हैं उनका क्या? उनके लिए तो समाज को सक्षम होना होगा, उन महिलाओं को चुप्पी तोड़नी होगी। और जब हार्मोनल चेंज के बारे में हम लड़कियों को बताएं तो शुरुआती समय में लड़कियों को जो दिक्कत होता है उसको तो हम लोगों ने एड्रेस किया। लेकिन जैसे आपने मेनोपॉज की बात कही, जैसे चूंकि लड़कियों का शरीर 10 साल से 45 साल के बीच एक जैसा नहीं होता, पुरुषों का शरीर एकदम एक जैसा होता है। उसे समझना समझना आसान होता है। लेकिन महिलाओं का शरीर तो हर महीने बदलता है। उसकी जरूरतें हर बार बदलती है। तो हम लोग जब गाँव में जब महिलाओं से बात करते हैं तो मेनोपॉज के बारे में भी बात करते हैं। हमने बताया कि 40-45 साल की महिलाएं हमारे साथ होती हैं, उनसे बात करते हैं कि जब आप किशोरावस्था में हैं, आप युवा हैं, उस समय आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपको केयर की जरूरत है ना, आपको दोस्तों की जरूरत है उसको सॉल्व करने के लिए। जब महिला एक पूरे घर की जिम्मेवारी अपने सर पर लेकर के चल रही है, वो अपनी जरूरतों को सेकेंडरी मानती हैं और पता नहीं कितनी जरूरतों को अपने दिल में दबाए हुए आगे बढ़ती जाती है। और वो पहुंचती है मेनोपॉज के उम्र में, जब उनके पीरियड्स रुकने वाले होते हैं। तो उन्हें भी तो सहायता की जरूरत होगी, उनको भी एक केयरिंग की जरूरत होगी। तो यहाँ पे महिलाओं की बेटियों को का महत्व बहुत बढ़ जाता है कि जो महिलाएं मेनोपॉज की उम्र में जा रहे हैं, उनकी उनकी बेटियां उनको उनको केयर गिविंग करे, उनके उनके जो मेंटल सपोर्ट सपोर्ट पार्टनर्स उनके बने। उनके जैसे हम लोग कहते हैं कि 35-40 की उम्र में जो महिलाएं जाती हैं उनको काफी सारे मेडिकल टेस्ट जरूर ही करवाने चाहिए। जैसे बोन्स के टेस्ट हो गए, थायराइड के हो गए, ये सब चीजें वो करानी चाहिए। उससे पता चलता है कि महिलाओं को किन किन चीजों की जरूरत है। मेनोपॉज के समय में जैसे जैसे पीरियड्स का शुरू होना मेनार जितना इम्पोर्टेंट है, उसी तरीके से पीरियड्स का रुकना, मेनोपॉज का होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है महिला के। तो मेंटल हेल्थ की भी समस्याएं होती है। अभी देखते हैं छोटे उम्र के लड़के लड़कियां, छोटी सी समस्या नहीं आती है और डिप्रेशन चले जाते हैं। कई बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं, है ना। और वो देखे उनकी माताएं जो उन्होंने 40-45 साल का लंबा उम्र झेला है, पता नहीं क्या क्या डिप्रेशन की चीजें झेली हैं। हम लोग अपने माँ को देख करके हम लोग अपने लाइफ में अपने को कंट्रोल करना सीख सकते हैं। और फिर अगर माँ को हम लोग समझेंगे तो हम बहुत सारी चीजें हम लोग समझ जाएंगे। तो माँ बेटियों की सहायता करे और बेटियां माँओं की सहायता करें, और जो पुरुष है घर के वो भी संवेदनशील बने। वो महिलाओं की जो जरूरत की चीजें हैं उसको उस पर अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं, समझ समझ बढ़ाएं। अभी के समय में तो ऐसा कोई भी चीज नहीं है कि आप जान नहीं सकते। आप जानना चाहे और जानना चाहे तो जानना सकते। इंफॉर्मेशन का एक्सेस बहुत इजी है आज के डेट में, फिंगर टिप पे बस आपको अवेलेबल है। बिल्कुल सच। आपकी संस्था द्वारा किए गए कुछ रिमार्केबल काम जो कि एक कैंपेन के तौर पे आप देखते हैं, या जो आपको ऐसा लगा कि ये मेरा लाइफ चेंजिंग इवेंट था, इसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि हाँ लोगों तक हम सही तरीके से पहुंच पाए, कुछ ऐसे इवेंट्स डिस्कस करिए। देखिए, हमारी संस्था बहुत ही बेसिक संस्था है। हमारी संस्था जो है बिना किसी आर्थिक सहायता के अभी तक काम करती आई है। सेल्फ फंडेड है। सेल्फ मतलब हम लोग कुछ पैसे फ्रीलांस वर्क करके कमाते हैं और उसी से हम लोग काम करते हैं। हमें मदद मिलनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि नहीं मिल पाई है किन्हीं कारणों से। लेकिन हम लोगों ने ये इंतजार नहीं किया कि हमें मदद मिलेगी तभी हम लोग काम करेंगे, बस काम करते चले गए। और अभी तक हम लोग लगभग 1.5 लाख बच्चियों और महिलाओं तक हम लोग पहुंच चुके हैं अपने बातों को लेकर के। और जैसा जैसा कि आपने कहा कि अचीवमेंट्स हमारे क्या क्या है, तो इतने सारे लोग हमसे जुड़े हैं और हमारा अभियान आगे बढ़ते ही जा रहा है, अचीवमेंट है। लेकिन लैंडमार्क की बात करें तो जब सबसे पहले जब बच्ची का पता चला था कि पीरियड्स पर हमें काम करना चाहिए, वही सबसे लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। लेकिन अगले 4-5 सालों तक जब हम लोगों ने काम किया, पैसे खत्म हो गए हमारे,
फिर भी हम लोग नहीं रुके। हम लोग ने गिफ्ट सेंट्री पैड रूरल गर्ल्स से कैंपेन शुरू किया था। उसमें जब आप काम करना चाहते हैं और तो आपको रास्ते निकालने होते हैं। समस्याएं बहुत है, लेकिन समस्याओं का रास्ता निकालने का स्किल्स और अपने मोटिवेशन को डाउन होने से बचाने का स्किल आपके अंदर होगा तो आप कुछ भी कर जाएंगे। तो जब हमारे साथी लोग हमारे साथ नहीं थे, अब लगा कि हम कैंपेन्स को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन हमने सोचा कि अ, हमने कैंपेन को बंद करने के लिए थोड़े कैंपेन शुरू किया था। हमें तो इस कैंपेन को उस अंतिम लड़की तक पहुंचाना है जिसे इसकी जरूरत है। तो हमने सोचा कि मदद मांगते हैं, तो हमने गिफ्ट सैनिटरी पैड फॉर रूरल गर्ल्स कैंपेन शुरू किया। उसमें हमने कहा लोगों को, आप हमें सैनिटरी पैड गिफ्ट कीजिए। हमें हमें याद है, बहुत ही अटपटे अनुभव रहे थे उस कैंपेन के। हमने कोशिश किया कि हम लोग 50 स्कूल में पैड बैंक खोलेंगे, तो 5,000 पैकेट अगर नैपकिन जुटाते हैं तो 50 पे खुल जाएगा, उसके बाद क्या होगा देखा जाएगा। लेकिन 5,000 पैकेट जुटाने में मुझे 5.5 महीने लग गए और लोगों ने अजीब अजीब बातें की। ये कोई देने की चीज है, गिफ्ट सैनिटरी पैड फॉर कैंपेन्स। तो हम हमारी हमारी हमारा वो था कि लोग हमें सैनिटरी पैड गिफ्ट कर देंगे और गांव में जाके हम कैंपेन करते तो वही बच्चों को हम लोग नैपकिन देंगे, कम से कम सैनिटरी पैड खरीदने का खर्चा तो बचेगा। तो इस सोच के पीछे और एक चीज था, हम लोग शहर में रहते हैं, शहर में सभी सुविधाएं हैं और शहर में सुविधाएं इसलिए है क्योंकि गाँव में कोई ना कोई हमारे लिए काम कर रहा है। किसान खाना उगा रहे हैं, कोई हमारी सब्जियां लाने के लिए कोई किलोमीटर साइकिलिंग करके आ रहा है, पैदल चल के आ रहा है। कितनी असुविधा झेल रहा है, तब जाकर के हम लोग यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, गांव में नहीं बच्चे पढ़ पा रहे हैं। मतलब जो भारत गांवों का देश है और गांव बहुत समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो हम शहर वालों की कहीं ना कहीं हम लोगों का दायित्व तो बनता है कि हम लोग गाँव की तरफ देखें, गाँव के लिए मदद करें। कहीं हमारा भी कैंपेन वही सोच के साथ है कि हम गाँव को हेल्प करें। हमने सोचा कि सैनिटरी पैड हम लोग शहर के लोग देंगे, गाँव में बांटेंगे। सोचने में तो बड़ा आसान है, लेकिन सैनिटरी पैड कोई नहीं दे रहा था। सब बोल रहे थे क्या मांग रहे हो, पैसे ले लो। पैसे लेने में हमें आज भी हमें थोड़ा डर लगता है कि पैसे लेंगे लोग, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। तो हमने बोला नहीं, सैनिटरी पैड ही दीजिए। हमें याद है, हमें पहला सैनिटरी पैड हमें ऑनलाइन आया था। एक गुड़गांव में एक हमारे मित्र थे, उन्होंने अपने कंपनी में सभी कलीग से नैपकिन शायद पैसे जुटा करके नैपकिन खरीदे होंगे, हमें कुरियर आया था पहले। और वो उसको हमने फिर फेसबुक पे पोस्ट किया था कि हमारे शहर वाले हेल्प नहीं कर रहे हैं, हमें गुड़गांव से आया है नैपकिन, जम्मू से आया है, दिल्ली से, मुंबई से आया है, कर्नाटका से आया है। तो फिर लोगों को लगा कि अरे ये तो कैंपेन इसका चल रहा है। फिर हमारे साथियों ने, बहुत सारे लोगों ने नैपकिन हमें डोनेट किया। तो और सबसे कमाल की बात रही कि 5,163 लोगों ने हमें नैपकिन डोनेट किया था। उसमें उसकी सूची भी हमारे पास है। उसमें 3,000 लगभग लड़के थे। तो क्योंकि हम लड़का हैं तो लड़के ने ज्यादा डोनेट किया। तो अब इसकी कितनी बढ़िया मैसेज है कि लड़के अगर सैनिटरी पैड बाजार से खरीद करके हमें दे रहे हैं तो वो संवेदनशील तो इस विषय पे हो रहे हैं। और जब मतलब कि वो फिर अपने घर के बहनों के लिए सैनिटरी नैपकिन लाने में नहीं शर्माएंगे, अपने पार्टनर्स के लिए सैनिटरी पैड लाने में नहीं शर्माएंगे। और सैनिटरी पैड तो एक एंट्री पॉइंट है, बहुत सारी चीजें हैं जो लड़कों को सीखनी है। तो तो गिफ्ट सैनिटरी पैड फॉर रूरल गर्ल्स कैंपेन जो था काफी हमारा सक्सेसफुल रहा। फिर वहां पे हमने उस कैंपेन को हमने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अप्लाई किया। किसी ने कहा कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अप्लाई कीजिए, हमने अप्लाई किया, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड बन गया। 6 महीने बाद हमें ईमेल आया, तो हमें बड़ा खुशी तो हुई, लेकिन फिर हमें लगा कि 5,163 क्या होता है। कोई एक व्यक्ति चाहे तो इतना नैपकिन हमें दे सकता है, वो सोच से होता है सर, जो उसके बिहाइंड जो सोच है। तो हमें लगा कि 5,163 नैपकिन हमें मिला, तो ये लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड बन गया। रिकॉर्ड मतलब सचिन के 100 शतक ही हमको पता था,
और वो तो रिकॉर्ड मतलब तो वही है ना। तो फिर हमें लगा इस दिशा में कितना काम करने की जरूरत है। तो ऐसे ही छोटे छोटे अचीवमेंट मिलते गए। फिर कोरोना आया, कोरोना ने हमें और मोटिवेट किया। जब दुकान बंद हो गए, जब लड़कियों ने जिन लड़कियों को हमने सिखलाया था नैपकिन्स यूज करना है, अब उन लड़कियों को नैपकिन्स नहीं मिल रहा था बाजार से, वो हमें फोन कर रही थी। वैसे गाँव से भी फोन कर रही थी जिन गाँव में हम कभी गए नहीं थे। तो फिर उस समय हमें पहली बार आभास हुआ था कि हम काम तो कर रहे हैं और उस काम का फायदा पता नहीं कहाँ कहाँ तक हो रहा है। मतलब वो वैसे गांव से लड़कियों ने फोन करना है जहां हम गए नहीं। और और मतलब कि नैपकिन मांगना अनजान व्यक्ति से, वो भी लड़के से, मतलब ये कितनी बड़ी बात है। तो हमने उनसे पूछा तो बोला नहीं नहीं भैया, आपके बारे में पता है, हमें लगा कि आप ही हमें हेल्प कर पाएंगे तो हमने आपको फोन कर दिया। फिर हम लोगों ने लड़कों की टीम बनाई। अ, सभी जगह हम लोगों ने नैपकिन्स सभी बच्चियों को हम लोगों ने जाकर के पहुंचाया। एक एक गांव में एक बच्ची ने फोन किया तो हम लोग उनको बोलते थे आप अपने गांव की पूरी लड़कियों की लिस्ट बनाइए, हम सबको नैपकिन देंगे, है ना। वैसे ही हम लोग 150 गाँव में लगभग 12,000 बच्चियों को हम लोग नैपकिन दिया फर्स्ट बाजार खुलने से पहले। तो उसके लिए हमारा दूसरा बार लिम्का बुक रिकॉर्ड बना था। तो 2 बार हमारा लिम्का बुक रिकॉर्ड है। और उसके बाद काम बढ़ते गया। फिर काफी सारे हमारे डॉक्यूमेंट्रीज बने। एनसीईआरटी के चैनल पर भी हमारी डॉक्यूमेंट्री है दरुनी, जो जो देख सकते हैं, बच्चे देखते हैं। तो इस तरह के और भी कई सारे छोटे मोटे अवार्ड्स रिकॉग्निशंस मिलते गए। इससे फिर बात आगे बढ़ती गई और अभी और आगे बढ़ती जाएगी शायद। शुक्र है ऐसा ही हो सर। बिल्कुल। हर हर गली में, हर गांव तक, जहां तक रोशनी पहुंचती है सूर्य की, वहां तक आपका निश्चय फाउंडेशन वहां तक पहुंचे, वहां तक लोग नाम जाने। एक बात यहाँ पर कहना जरूरी है। निश्चय फाउंडेशन एक संस्था है। ये एक संस्था का काम नहीं है। ये पूरे ह्यूमनिटी का काम है, पूरे यूनिवर्स का काम है। जहां पे कोई भी व्यक्ति रहता है वहां का एक काम है। तो जरूरी नहीं है कि निश्चय एक सोच है ना। ये अभियान कोई भी कर सकता है। जरूरी नहीं है कि निश्चय करे या कोई भी करे। आप एक संवेदनशील इंसान है, मानव है। आप उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि काफी शहरों में काफी सारे कॉलोनीज हैं। हर कॉलोनीज में मेड आती हैं काम करने के लिए। उनसे पूछिए क्या आप नैपकिन यूज करती है? ज्यादातर महिलाएं बोलेगी वो नैपकिन नहीं यूज करती। आप उन अपनी मेड को अगर हर महीने उसके और उसके बेटी के लिए अगर 2 पैकेट नैपकिन दे देंगे तो आपका क्या जाएगा? फिर कितना बड़ा मैसेज जाएगा। और कितना अच्छा फिर बॉन्डिंग बनेगा। आपको फिर लड़ना नहीं पड़ेगा उसके साथ कि तुम ये काम करो वो काम करो। सब काम आपका अपने आप हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको बहुत अच्छी ट्यूनिंग बना करके बातचीत करनी है। हम वही कहते हैं केवल सर्टिफिकेट पर काम करने से चलेगा, महिलाओं को पढ़ना भी होगा। महिलाओं महिलाएं इंतजार करती रहती है कि काफी सारे गांव की लड़कियों को हमने देखा है, वो इंतजार करती रहती है कि उनकी शादी हो जाएगी, उसके बाद उनकी लाइफ अलग हो जाएगी। तो शादी लड़कियों के उम्र का लड़कियों के जीवन का एक लैंडमार्क तो है। लेकिन लड़कियों को ये समझना होगा कि उनकी आइडेंटिटी है, उनके पति से उनकी आइडेंटिटी नहीं है। वो उसका साथी है अगले जीवन भर के लिए। वो उसकी साथी है। लेकिन अगर आप पढ़ाई लिखाई करेंगे, आप अपना आइडेंटिटी क्रिएट करेंगे, तभी जाकर के आपकी पहुंच होगी। कोई अगर हम लोग ने सुनते हैं ना कि हमें पहले अपने पिता के नाम से जाना जाता है, फिर आगे पति के नाम से जाना जाता है, फिर फिर बच्चों के नाम से जाना जाता है। महिला की कोई आइडेंटिटी है कि नहीं? लेकिन कल्पना चावला, द्रौपदी मुर्मू, ऐसे ऐसे पर्सनालिटीज है। उन्हें उनके उनके पिता, उनके बेटे, उनके पति कहाँ गए? उनको तो उनके नाम से। हर महिला की ऐसी आइडेंटिटी होनी चाहिए। और ऐसी आइडेंटिटी होगी तभी जाकर के समाज में महिलाओं को लेकर के बराबरी का दर्जा मिलेगा। अगर लड़कियां पढ़ेगी नहीं तो घर में घरेलू हिंसा भी आप नहीं रोक सकते। अगर आपको अपनी सुरक्षा करनी है, अपनी अपनी अगर समाज में अपना स्टेटस बराबरी का लाना है तो आपको पढ़ाई करना होगा, एनी हाउ पढ़ाई करना होगा। लेकिन महिलाएं इस क्षेत्र में काफी पीछे हैं। तो लड़कियों को एक ट्रैप है दरअसल कि
सर आपका एक कैंपेन था, एक पेड़ एक पैड, उस कैंपेन के बारे में कुछ बताइए। देखिए, हम लोग के समाज में बहुत सारे अंधविश्वास, महिलाएं एक दूसरे से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक लेकर के जाती हैं, और पीरियड्स में जो बातें हैं, किचन नहीं जाना है, पूजा नहीं करना है, महिलाएं अशुद्ध हो गई, ये सब धारणा बनने में कहीं ना कहीं महिलाओं का ही हाथ है। पुरुषों का क्या ही पता, पुरुष तो आज भी बात नहीं करते इस विषय पे। तो ये जो सुपरस्टिशंस है, ये सब कहीं ना कहीं हजारों साल पुराने हैं, जब हमारे पास इतनी वैज्ञानिक डेवलपमेंट नहीं थी, जब हमारे पास कपड़े नहीं थे, सैनिटरी पैड तो दूर की बात है, हम लोग इस तरह के घरों में नहीं रहते थे। हम लोगों को जीवन चलाने के लिए जंगलों में रहना पड़ता था। तो उस समय जब महिलाएं पीरियड्स में होती थी, तो अगर मान लीजिए कि कोई महिला है, वो कोई कपड़े नहीं पहनी है, उसके जननांग से खून बह रहा है, तो हो सकता है जानवर को ही अटैक कर ले। तो उस समय लोगों ने धारणा बनाई होगी कि चलिए इस महिला का पीरियड पीरियड शब्द भी नहीं होगा शायद, तो इस महिला के साथ कुछ ऐसा हो रहा है, इन्हें एक सुरक्षित जगह पे रख दें। जब वो ठीक हो जाएगी, तो पीरियड्स में मतलब बीमार होना नहीं होता, ठीक हो जाना मतलब एक धारणा है, सब आया है। ठीक हो जाएगी तो फिर वो हमारी टीम में जुड़ जाएगी। जब हम लोग कॉलोनी में रहने लगे, जब खेती का आविष्कार हुआ, तो उस समय अब हमें जंगलों में खाना खोजने नहीं जाना पड़ता होगा, हम लोग धान चावल उगाते होंगे, हर मौसम में हमारे पास खाना होता होगा। तो उस समय फिर हम लोगों ने पूजा पद्धति डेवलप की होगी। अ, तो चूंकि खाना बनाना एक एक मेहनत वाला काम है, तो महिलाओं को वही कहा गया होगा कि आप आराम करो, खाने का व्यवस्था करो, समुदाय के दूसरे लोग करेंगे। उस तरह से एकल परिवार जैसा कुछ बात नहीं था, पूरे गांव के लोग एक दूसरे के साथ वो करते थे। तो महिलाओं को आराम देने के लिए वो व्यवस्था बनाई गई होगी कि आपको पूजा नहीं करना है, किचन में नहीं जाना है। किचन में जाना मतलब आराम आराम देना होगा। पूजा करना मतलब हमारे जैसे घर में जैसे वॉशरूम है वैसे नहीं होंगे, लोग जाते होंगे दूर तालाब नदी में नहाने के लिए। पूजा पूजा के लिए मंदिर मस्जिद जो है वो दूर है। महिला जो पीरियड्स में है, कमजोर महसूस हो रही है, तो उसको पूजा करने जाना सुबह उठ करके बहुत ही दुष्कर कार्य होगा। इसीलिए लोगों ने बोला होगा कि पीरियड्स में पूजा मत करना, अशुद्धता से अशुद्ध है महिला, ऐसी कोई बात नहीं। वो सब धारणाएं इसलिए बनाई गई थी क्योंकि महिलाओं को आराम करे। लेकिन लेकिन धार्मिक रीति रिवाजों पर चलता हुआ हमारा समाज यहाँ तक आ पहुंचा। वैज्ञानिक डेवलपमेंट तो हो गया, लेकिन वो जो रूढ़िवादी बातें थी वो महिलाओं के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही। तो इसके लिए हम लोग को साइंटिफिक टेम्परामेंट बच्चों में डेवलप करना बहुत जरूरी है। ये तो एक अलग बात हो गई। हाँ, लेकिन जब हम लोग बातचीत करते हैं सैनिटरी पैड के डिस्पोजल का भी एक इशू आता है। यस। है ना? महिलाएं उसको मतलब सैनिटरी पैड पर तो बात होने लगा है, लेकिन उसका डिस्पोजल पे कोई नहीं बात करता है। तो महिलाओं को आराम देने के लिए सब प्रथाएं थी, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी ये रूढ़ी की तरह डेवलप होती हुई आ गई। तो वैज्ञानिक सोच में बढ़ावा देते हुए महिलाओं को के लिए बेहतर समाज बना सकते हैं। सैनिटरी पैड तो हर लड़की के लिए, हर महिला के लिए आवश्यक है, नेसेसिटी है। ये चाहिए या नहीं चाहिए, ये कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, महिलाओं को चाहिए ही नहीं। लेकिन जब हम लोग सैनिटरी पैड उपयोग कर रहे हैं तो उसके डिस्पोजल पर भी बात करनी होगी, जिस पर बात नहीं होती, क्योंकि सैनिटरी पैड एक महिला एक महीने में कम से कम 10-12 पैड यूज करती है। 10-12 पैड यूज करती है। जब करोड़ों महिलाएं हैं, लगभग देश में 40 करोड़ महिलाएं हैं हमारे भारत में, वर्ल्ड की तो बात की जाए तो 3-4 करोड़ और 3-4 अरब होंगे। तो कितने बड़े मात्रा में प्लास्टिक पैड के कारण प्लास्टिक पर्यावरण में जा रहा है। महिलाएं खुद प्रकृति है, प्रकृति माँ की बहनें हैं। तो प्रकृति खुद अपने को प्लास्टिक से नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो सैनिटरी पैड जो है वो प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है, तो इस समय अभी सोचना जरूरी था। तो हमारे पास कोई उपाय नहीं था, तो हमने सोचा कि हम लोग प्लास्टिक से नुकसान पहुंच रहा है पीरियड्स में नैपकिन यूज करने में, तो हम लोग एक इसका अल्टरनेटिव निकालते हैं। नुकसान कर रहा है तो उसकी भरपाई तो कर सकते हैं। तो हमने लड़कियों से अपील की, आप सैनिटरी पैड जरूर यूज कीजिए, लेकिन उसके बदले एक पेड़ भी लगा दीजिए।
अ, तो ऐसे क्या होगा कि लड़कियां सही तरीके से टॉयलेट में सैनिटरी नैपकिन नहीं फेंकेगी उसको, क्योंकि सार्वजनिक होते हैं ना टॉयलेट, एक व्यक्ति का नहीं होता है, तो सैनिटरी पैड को लड़कियां एंड वो एब्सॉर्ब भी तो उसमें नहीं होता हाँ है, नहीं होता, ब्लॉकेज क्रिएट करता ब्लॉकेज है। क्लियर बहुत क्रिएट टाइम कर ऐसे देखते हैं जी हॉस्टल वगैरह में जब जी साफ करते हैं तो उसके जी लिए में निकलता है। जी जी कई कई सारे स्कूल्स के टीचर्स ने हमें कहा कि ऐसी समस्या आ रही है, Yes. तो वहीं से याद आया। तो हमने लड़कियों को कहा कि आप सैनिटरी पैड को बर्न कीजिए या मिट्टी में दबा दीजिए। तो यहाँ से फिर बातें आई समाज की तरफ से कि सैनिटरी पैड को जला कैसे सकते हैं, जला देंगे तो महिलाओं की रिप्रोडक्टिव पावर है उसमें वो आएगा। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें, तो इसको भी हम लोग एड्रेस करते हैं साइंटिफिक तरीके से। और इस पे भी अवेयरनेस हाँ फैलाते हैं, बिल्कुल क्योंकि पब्लिक प्लेसेस पे तो इंसिनरेटर लगा रहता है जहाँ पे वो डिस्पोजल के लिए उसको यूज करते हाँ, हैं। लेकिन गाँव में पॉसिबल गाँव नहीं में है। पॉसिबल हमने नहीं है। गाँव में एक पेड़ अभियान के माध्यम से लड़कियों ने हजारों हजार पेड़ लगा दिए। तो इस पे लोग आए। हाँ, तो इसका हम लोग एक मकसद के लिए कोई चीज शुरू करते हैं, लेकिन फायदा दूसरे तीसरे मकसद को भी होता है। बिल्कुल। तो जब हम लोगों ने पेड़ लगा दिया, महिलाएं तो पीरियड में अशुद्ध है, उनको तुलसी नहीं छूना है, पेड़ नहीं छूना है, समाज तो यही कहता है। लेकिन लड़कियों ने पेड़ लगाया, पेड़ बड़े हो गए। फिर लड़कियों ने कहा ये क्या है, पेड़ बड़े हो गए। फिर उनके पास एक साइंटिफिक प्रूफ था कि ये जो समाज में चल रही बातें हैं वो वो बातें करेक्ट नहीं ये है, मिथ्स है। मिथ्स है, हम बिल्कुल प्योर हैं, बिल्कुल पीरियड का ब्लड अशुद्ध नहीं है। तो इस तरीके से फिर चर्चाओं के माध्यम से एक पेड़ से माहवारी स्वच्छता की बात होती है, पर्यावरण की भी बात होती पर्यावरण है। की भी बात होती है, और जो उसके रिजल्ट है उसके कारण समाज में जो सैकड़ों हजारों सालों से जमी हुई जो रूढ़ियां हैं उसको भी थोड़ा सा हिला डुला पाते हैं। फिर आगे चल करके हमने एक और अभियान शुरू किया, पीरियड एंड साइंस। मतलब इसका उद्देश्य है कि लड़कियां 10वीं के बाद 11वीं 12वीं में कम से कम 2 साल हो साइंस जरूर पढ़ें। अगर 2 साल बच्चियां साइंस पढ़ती हैं तो उनके अंदर साइंटिफिक विज्ञान वैज्ञानिक विषयों को भी समझ होगी, और जो फिर महिलाओं को लेकर के डायन प्रथा और ये सब जो रूढ़ियां हैं समाज में कई सारे जो भी अंधविश्वास है उसको तोड़ने में उसको भी तोड़ने में मदद मिलेगी। और लड़कियों को लेकर के आम धारणा है लड़कियां जो होती हैं पढ़ने में कमजोर होती हैं, उनको मैथ नहीं आता है, उनको विज्ञान नहीं आता है। तो लड़कियां पढ़ेगी और अच्छा करेगी, हमें पता है। और चूंकि चूंकि मैथ और विज्ञान ये जो सब्जेक्ट है इसमें थोड़ा ज्यादा समय चाहिए होता है, और लड़कियों को तो हम लोगों ने घर के सब कामों में लगा के रखा हुआ है, तो पढ़ाई के लिए कहाँ से समय निकालेगी। तो उसीलिए वो मैथ साइंस नहीं पढ़ पाती, लेकिन मैथ साइंस जब पढ़ेगी तो उसी में काम करते हुए वो अच्छे रिजल्ट लाएगी, और अच्छा आने वाले समय में विज्ञान के क्षेत्र में भी हमारे आदिवासी बच्चे, हो सकता है कि हमारे इन्हीं गांवों से कोई डॉक्टर निकले, कोई इंजीनियर निकले, कोई वैज्ञानिक निकले, तो फिर हमारा गांव अपने आप आगे बढ़ जाएगा लड़कियों के माध्यम से। जी। अगर आपको एज ए पॉलिसी मेकर कोई एक पॉलिसी चेंज करने का मौका मिले जिसमें आपका टॉपिक हो, जिस सेक्टर में आप काम कर रहे हैं इससे रिलेटेड, तो आप क्या एक पॉलिसी लाना चाहेंगे? पॉलिसीज बहुत जरूरी है हमारे समाज के लिए। सैकड़ों पॉलिसीज हमारे आसपास है जिन पर हमारा देश चल रहा है, लेकिन तकलीफ जब तब होती है जब उन पॉलिसी पर कोई कोई रिसर्चर कई बरस तक रिसर्च करके कोई पॉलिसी डेवलप करता है, फिर कई वर्षों में सरकार उस पर योजना लाती है, फिर कई वर्षों बाद वो जमीन पर पता किया जाता है तो वो योजना जमीन पर पहुंच ही नहीं पाता है। तो फिर पेपर में होके रह जाता है। हाँ, तो अगर 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 एक छोटी सी समस्या को सॉल्व करने के लिए हम पॉलिसी बनाते हैं, योजनाएं जमीन पर नहीं पहुंचती है, तो कागज की बात कागज पे रह जाती है और जमीन का जो पीलापन है वो जमीन पर वो बना आता है। तो पॉलिसीज में अगर बदलाव की मैं बात करूंगा तो हमें जितने भी हमारे समाज में जितनी भी चीजें हैं सबको हमें जेंडर न्यूट्रल बनाने की जरूरत है। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, बाजार, घर, सड़क, खेल के मैदान, सबको जेंडर न्यूट्रल बनाने की कोशिश करना है। केवल महिलाओं पुरुषों के नहीं, ट्रांसजेंडर्स को भी, LGBTQ कम्युनिटी को भी, तो सबके लिए जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। तो हम और इस पर काम इस दिशा में हो भी रहा है,
लेकिन काफ़ी काम नहीं हो पा रहा है। अस्पताल भी जेंडर न्यूट्रल नहीं है अभी के समय में, शौचालय भी जेंडर न्यूट्रल नहीं है। ऐसी-ऐसी छोटी-छोटी समस्याएँ निकल कर के आती है जिसके बारे में हमने कल्पना भी नहीं की है। तो पॉलिसीज़ में निर्माण करना होगा तो हम जेंडर न्यूट्रल सोच, और इसको लेकर के मैं एक प्रयास भी कर रहा हूँ। जेंडर मतलब हमने एक मिक्स जेंडर क्रिकेट हमने इजाद किया है, जिसमें एक ही टीम में लड़के-लड़कियाँ दोनों खेलते हैं। क्योंकि हम लड़कों की बात अलग करते हैं, लड़कियों की बात अलग करते हैं। तो जब दोनों लोग एक दूसरे के मुद्दे के बारे में परिचित होंगे ही नहीं तो जेंडर इक्वलिटी कहाँ से आएगी? और लड़कियों के जैसे ही पीरियड शुरू होते हैं, सामाजिक धारणा ऐसा है कि वो खेल के मैदान से दूर हो जाती है। तो खेल का मैदान उतना ही लड़कियों का भी है जितना लड़कों का। तो हमने मिक्स जेंडर क्रिकेट शुरू किया, तो उसमें लड़के लड़कियों की कप्तानी में खेलते हैं। 5 लड़के और कप्तान जो होती है वो लड़की ही होती है। तो हमने देखा कई टीम है हमारे गाँव में, स्कूल्स में। तो जब एक बच्ची हम लोग देखते हैं खेल के मैदानों पे जाएँगे तो वहाँ की जो लड़कों की भाषाएँ होती हैं, वो बिल्कुल ऐसी भाषा नहीं होती है जो हम लोग सार्वजनिक रूप से कह सकें। खेल के मैदान पर लड़कों की भाषा ऐसी होती है, बुरी आदतें, नशाखोरी या महिलाओं को लेकर के बुरे कमेंट्स या बढ़ती उम्र में जो सेक्सुअलाइजेशन है थॉट्स का, लड़के वहीं से सीखते हैं, जो महिलाओं को लेकर के सही मानस उनका नहीं बनता है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप महिला हैं, मैं लड़का हूँ, यहाँ पे जो हमारे टीम मेंबर्स हैं, एक स्पेस में जब लड़के और लड़कियाँ मिल करके काम करते हैं, तो लड़के ऐसी बुरी आदतें नहीं सीख पाएंगे, बुरी बातचीत नहीं सीख पाएंगे, ओपन अप बात करेंगे, और लड़कियों को भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि ये स्पेस हमारा भी है। तो हाँ, तो मिक्स जेंडर क्रिकेट के माध्यम से काफी जो लड़के हैं उन्हें अब ये भी समझ में आता है कि हमारी जो बहनें हैं शाम के 7 बजे के बाद वो घर से क्यों नहीं बाहर निकल पाती, उसके कारण हम लड़के हैं। यहाँ पे हमारे स्कूल की जो लड़कियां हैं पीरियड्स में क्यों शर्माती है, उसके कारण हम लड़के हैं। हम लड़के जो हैं, कहने को तो पुरुष प्रधान देश है, लेकिन पुरुष भी अभी काफी सारी चीजों में उन्हें भी सीखना जरूरी है, महिलाओं के बारे में इवॉल्व हो रहे हैं। हाँ, इवॉल्व हो रहे हैं। तो और लड़कियां जब खेल के मैदान पर चहकती हुई दिखती हैं तो काफी हमें सुनहरे भविष्य दिखता है हमारे समाज का, कि हम लोग कभी मैदानों पर जब लड़कों को देखते हैं खेलते हुए, तो वैसे ही हमें लड़कियां भी दिखेगी गाँव में खेलते हुए, अपने घर के कामों में फंसी हुई नहीं, वो अपने उनके भी जो चाहते होंगी, उनकी भी जो सपने होंगे, खेल के मैदान पर भी बहुत सारी लड़कियों के सपने हैं, तो खेल के मैदान पर आकर के भी लड़कियां, तो आपने देखा कि हमने जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन के जो हमारे अभियान हैं, वो समाज के कई सारे बुनियादी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए अलग अलग हमने अभियान शुरू कर रखे हैं। हमने पीरियड लाइब्रेरी भी शुरू किया हुआ है स्कूलों में, कि एक स्पेस हो स्कूल्स में जहाँ पे पीरियड से रिलेटेड कॉमिक्स हो, जेंडर से रिलेटेड किताबें हों, क्योंकि हम लोग क्लासेस तो लेते हैं, लेकिन कई बच्चे अभी भी होते हैं जो सवाल नहीं पूछ पाते हैं। जब आप जाते हैं तो उन किताबों से उन्हें जानकारियाँ मिलती है, कुछ प्रश्न आते हैं तो हमें फ़ोन करके, या फिर हम जब अगली बार स्कूल जाते हैं तो पूछते हैं। तो इस तरह की चर्चाएं होती रहनी चाहिए, इसी से एक प्रक्रिया है। बिल्कुल जी। सर, कुछ ऐसे एजुकेशनल कंटेंट्स जो पीरियड्स के बारे में जानकारी देते हैं, कुछ शॉर्ट फिल्म या मूवीज, उनके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बिल्कुल। अभी तो जो भी कंटेंट है वो काफ़ी ऑनलाइन उपलब्ध है, तो जो भी आप कंटेंट देखें वो सर्टिफाइड कंटेंट्स को देखें। एक हमारे निश्चय फाउंडेशन झारखंड के यूट्यूब चैनल पर आप एक द बेस्ट गिफ्ट फिल्म देखिएगा, उसमें उस कहानी का वर्णन है जहाँ से हमारी कहानी शुरू हुई थी पीरियड्स पर करने के लिए। उसी तरीके से कई डॉक्टर्स हैं, वो उनके ब्लॉग्स आप देखेंगे जहाँ पे वो पीरियड्स के बारे में, सेक्स एजुकेशन के बारे में खुल करके बात करते हैं, जो हमारे घरों में हमारी माँ भी नहीं सिखाती। तो आप यूट्यूब चैनल्स पर जा करके इस तरह की जानकारियाँ आप देख सकते हैं, खुद को जागरूक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रखें आप वैसे ही चैनलों पर जाएं जो मतलब कि गरिमामयी हो,
वहाँ पर जो रिकॉग्नाइज्ड डॉक्टर्स हैं उनकी जानकारियों को ही लें जो वीडियोस हैं हाँ ऑथेंटिक हों। हाँ, क्योंकि इंटरनेट पर हम बोलेंगे गलत चीजें। 90% जानकारियां जो है ऑथेंटिक नहीं है। यस। तो आपको ये भी पता करना होगा, आपके अंदर वो स्किल डेवलप करना होगा कि क्या जानकारियां सही है, क्या जानकारियां नहीं। कई सारे न्यूज़ वेबसाइट्स भी हैं जहां पर ऑथेंटिक हेल्थ से रिलेटेड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलते हैं। आप कोई भी सवाल हो तो आप हम लोगों से भी कनेक्ट कर सकते हैं, हम लोग उनको ऑथेंटिक जानकारियां आप तक पहुंचा सकते हैं। हमारे पास पहुंचना भी आसान है इंटरनेट पर। सर आपके पास अगर कोई पहुंचना चाहे तो कहाँ और कैसे अप्रोच कर सकते हैं? हमारी वेबसाइट है www.nischay.org.in। इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आप हमारे सभी वीडियोज, हमारे अभियानों के बारे में आप हमें जान जाएंगे। वहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा 9470381724। व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने से हो, आपके मन में कोई भी सवाल हो, आप छोटे हो, बड़े हो या कोई भी हो, आप अपने मन की बातें, जो भी आपके उलझने हो, आप हम तक पहुंच सकते हैं। हम आपके उलझनों को सुलझाने में कुछ न कुछ हमें सहायता जरूर कर सकते हैं और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन तक पहुंचने में आपकी सहायता कर सकते हैं। सर बदलाव आपसे के इस मंच से आप हमारे दर्शकों को कोई एक मैसेज या कोई एक अपील करना चाहते हैं? मेरी अपील यही होगी कि हमारा समाज जो है, यहाँ पे हर तरीके के लोग रहते हैं। तो जैसे लोग आज हम यहाँ पर अपने अभियान के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो सकारात्मक समाज में सकारात्मकता फैला रही है। तो हम सभी लोगों को, हम जहां भी रहते हैं, जिस हालत में रहते हैं, अमीर है, गरीब है, कुछ भी जिस हालत में है, हम उस हालत में ही हम समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। हमें ये इंतजार नहीं करना होगा कि हमारे पास ढेर सारे संसाधन होंगे तब ही हम कुछ करेंगे। नहीं, आप जिस हालत में हैं आप जरूर कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए करें, लोगों की सहायता करें, अच्छा लगेगा। और सबसे जरूरी है अभी के समय में सच के साथ रहना और अपने को चारित्रिक रूप से मजबूत रखना, इथिकल होना और एक सादगी के साथ जीवन जिए, किसी आकर्षण में ना फंसे। और युवाओं से तो विशेष अपील है कि अभी के युवा जो हैं डिजिटल माध्यम का काफी उपयोग कर रहे हैं और उसके कारण बच्चे काफी तनाव में भी जाते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे साथी कुछ ज्यादा कर रहे हैं, हम उसके जैसे नहीं है। नहीं है, हम हैं, आप हैं, हम सभी लोग एक इंडिविजुअल्स हैं। हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ ताकत है। हमें खोजना है कि हमें क्या चीज अच्छा लगता है, हम क्या चीज में बेहतर हैं। हमें दूसरों से कंपेयर करने की अपनी बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप समय दें। आप अभी 15 साल के हैं, 16 साल के हैं, 25 साल तक का उम्र सीखते जाने का होता है और उसके बाद आप निर्णय लें कि आप जीवन में क्या करेंगे। तो छोटी छोटी असफलताओं पर या आपके दोस्त आगे बढ़ रहे हैं, उनके घर वाले उनको ऐसी सुविधाएं दे रहे हैं, तो इससे बिल्कुल नहीं है। आप अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, आप अपने आइडियाज बना सकते हैं, दुनिया वाले आपको सुन सकते हैं। आप मेहनत करते जाइए। आप किसी भी तरीके से आपको तनाव नहीं लेना है और किसी भी तरीके के दबाव में नहीं आना है। कभी भी आप दबाव में आते हैं तो आप शिक्षकों से सहायता लें, अपने दोस्तों से सहायता लें। ये जीवन बहुत कीमती है। ये जीवन में हम लोग आए हैं तो हम लोगों को कई लोगों की सहायता करनी है, कई लोगों का इंस्पिरेशन बनना है, कई लोगों की राह आसान करनी है। तो युवाओं से मेरा यही होगा कि वो छोटे लक्ष्यों की तरफ ना भागे। वो अपने खुद को पढ़ाई लिखाई पर वो अपना फोकस करें। एक लंबे समय तक वो पढ़ाई लिखाई से जुड़े रहें। वो अपना ध्यान डिस्ट्रैक्ट ना करें। आप एक लंबे समय तक अभी 30 सेकंड के रील्स में सब बच्चे फंस गए हैं, यूथ फंस गए हैं, लेकिन बदलाव 30 सेकंड में नहीं आता है। इसके लिए कम से कम आपको 30 साल तक पढ़ाई लिखाई करते रहना होगा, बुरी आदतों से बचे रहना होगा, नशे जैसी चीजों से बचे रहना होगा। तो
अगर आप अभी के समय में अगर किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, अपने अपने लिए ही अगर अच्छा कर पाते हैं, बुरी आदतों से बचे रहते हैं, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो भी आप देश के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। तो अपने को बेहतर बनाएं। अगर अपने को बेहतर बना सकते हैं तो समाज को भी बेहतर बनाने की कोशिश करें। छोटे छोटे प्रयास करें, अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपने धन्यवाद। बदलाव आपसे के इस मंच पर आके बहुत सारी जानकारियां दी, बहुत सारे हार्ट टचिंग टॉपिक पे बात किया जो शायद हम लोग फिल्मों में देखते थे और इमेजिन भी नहीं कर सकते थे जब तक आपने इन चीज़ों पर रोशनी नहीं डाली। आज के इस पॉडकास्ट में हमने बात की तरुण कुमार जी से, जो कि झारखंड के पैडमैन के नाम से मशहूर हैं। तरुण कुमार सर ने विपरीत परिस्थितियों में महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए, मेंस्ट्रुअल हाइजीन अवेयरनेस के लिए बहुत काम किए हैं। दूर दराज गाँव में जाकर वो अपनी टीम के साथ इतना अथक प्रयास करते हैं ताकि महिलाओं में अवेयरनेस ला सके माहवारी के प्रति, पीरियड्स के प्रति, क्योंकि पीरियड्स एक छुआछूत की बीमारी नहीं, यह एक नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो हर महिला को होता है। तो हमें ज़रूरत है हाथ से हाथ मिलाकर और इस क्षेत्र में और अवेयरनेस फैलाने की और लोगों में जानकारी बढ़ाने की। तो बदलाव आपसे के इस प्लेटफॉर्म से मैं रानी मेहता आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी अच्छे गेस्ट अपने प्लेटफॉर्म पर बुला सकें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकें। धन्यवाद।